बाहें खोलिए, अपनाइए लोगों को, हमदर्दी के साथ काम कीजिए, जो आपका हक है काम करने का वो कीजिए। इंसान जब समाज में काम करता है तो इंसान अपनी इनहेरिटेड आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी एक्वायर्ड आइडेंटिटी के बारे में सोचता है कि भाई तुमने शौक के चक्कर में कोई फैसला तो ले लिया, तो पैसा कहाँ से आएगा। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस इंटरव्यू में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है दानिश हुसैन। एंड दानिश हुसैन एक एक्टर है, स्टोरी टेलर है, दास्तान गो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना देखा, फिल्म्स हो, लिटरेचर हो, दास्तान गोई हो, काफी सारे नेम्स आपके साथ अटैच किए गए हैं। सो आई वुड रियली वांट कि मैं स्टार्ट करूं कि आपका जो करियर है कैसे स्टार्ट हुआ, आपकी एजुकेशन, बिकॉज दिल्ली से बॉम्बे तक का ट्रांसफॉर्मेशन एंड करियर काफी लेट स्टार्ट किया आपने, उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। हम तो भेड़ चाल चल रहे थे भाई, बीए किया, एमए किया, वो भी एवं ही किया, यही था हमारा। लेकिन जब नौकरी वोकरी करने लगे तो समझ में आया कि किसी और की गुलामी करने से अच्छा आदमी अपनी गुलामी करे। जैसे कि शाहरुख खान कहते हैं, आई एम इन द सर्विस ऑफ शाहरुख खान। तो हमें भी समझ में आया किसी और का पैसा गिनने से अच्छा है अपना कम पैसा गिन ले आदमी, लेकिन उसी में महदूद रहे। तो अब करें क्या, क्योंकि ऐसा कोई टैलेंट भी नहीं था। वह आदमी कोई गाना अच्छा गाता है, वो सितार अच्छा बजा लेता है, पेंटिंग कर लेता है, स्कल्प्टर है, हम तो कुछ भी नहीं करते थे। तो ये समझ में आया कि अदाकारी शायद कर लें तो बात बन सकती है। तो जब अदाकारी की तो लोगों ने बहुत तारीफ की। जब थिएटर में उतरे और काफ़ी वक्फा हो गया था, आई वॉज ऑलरेडी अराउंड 29-30, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक्स फॉर सम टाइम, तो वक्फा काफ़ी हो गया था। तो लेकिन जब किया तो लोगों ने बहुत सराहा। तो समझ में आया कि अरे इस काम में तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती और तारीफ भी मिल जाती है। तो जिस काम में मेहनत ना लगे, आसानी से हो जाए और तारीफ भी मिल जाए, इसका मतलब यू हैव अ फ्लेयर फॉर दैट। तो मैंने कहा इसी को करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ 5-5.5 साल बैंक में मुलाजमत करने के बाद जो है इस्तीफ़ा दे दिया, और मैं कुछ 31-32 साल की उम्र में मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं अदाकार बनूंगा और मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सिनेमा में जाएंगे, फिल्म करेंगे। हमने तो सोचा हम थिएटर करेंगे, हमारी एक मंडली होगी, उसको लेके दुनिया में घूमेंगे, नाटक वाटक करेंगे। तो अब उस वक्त जब आदमी जवानी में होता है ना, तो बहुत सी चीज़ें सोचता नहीं है कि भाई तुमने शौक के चक्कर में कोई फैसला तो ले लिया, तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा। तो ये सब आदमी सोचता नहीं है। तो अब वो गालिब का शेर है कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो हम भी हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या, कूद गए। फिर कूद गए तो खैर ड्रामा वामा किया, फिर दास्तान शुरू हो गई। तो उसमें जो है कुछ अरसा का वक्त निकला, 10-12-15 साल निकला। फिर समझ में आया कि नहीं, सिनेमा भी अच्छा है। एक आध फिल्म मिली, उसमें काम किया, लोगों ने सराहा, फिर कोई और फिल्म मिल गई। तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये भी अच्छा है मीडियम, इसमें भी एक अलग मीडियम है। स्टेज में आप एक्टिंग अलग अंदाज से करते हैं, कहानी आप अलग अंदाज से सुनाते हैं, सिनेमा में आप एक्टिंग अलग अंदाज से करते हैं। पर है एक दिलचस्प मीडियम और मास मीडियम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं आपकी कहानी को जी। तो फिर हमने बोरिया बिस्तर बांधा दिल्ली से, और 2014 में जो है हम मुंबई चले गए। और अब मुंबई में वहीं पे मुकीम है, वहीं पे काम करते हैं जी। वहीं थिएटर भी करते हैं, कभी सिनेमा भी करते हैं। अब सर, जिस तरह से आपने बोला कि आप फिर बॉम्बे चले गए, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे जहन में कि आप एज अ मुस्लिम एक्टर जब बॉम्बे गए तो कैसा था, लाइक हाउ वाज योर एंट्री इनटू बॉलीवुड, मतलब वाज इट क्वाइट स्मूथ या आइडेंटिटी को लेके कभी ये आपने एक अहम सवाल किया। देखिए क्या है ना कि इंसान की नॉर्मली अगर आप उसको बहुत ही बेसिक लेवल पे डिवाइड कर दें तो इंसान की 2 किस्म की आइडेंटिटीज होती हैं। एक उसकी इनहेरिटेड आइडेंटिटी होती है, एक उसकी एक्वायर्ड आइडेंटिटी होती है। इनहेरिटेड आइडेंटिटी आपकी वो है कि जिस आइडेंटिटी में आपका खुद का कोई लेना देना नहीं है, आपको सौंप दी गई है जी। अब आप कश्मीर में पैदा हुई हैं तो आप कश्मीरी हो गई, हिंदुस्तान में है तो आप हिंदुस्तानी हो गई, माँ बाप मुसलमान थे तो आप मुसलमान हो गए, शहर में पैदा हुए तो शहरी हो गए। तो ये सारी इनहेरिटेड आइडेंटिटीज हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी आदमी एक्वायर करता है, अब आपने डॉक्टरी पढ़ी तो आप डॉक्टर बने,
तो आप डॉक्टर साहिबा कही जाती हैं, तो वो एक एक्वायर्ड आइडेंटिटी है। आप अकाउंटेंट बने तो आप अकाउंटेंट बन गए, आप आर्टिस्ट बने तो आप आर्टिस्ट कहलाए गए। तो ये है आपकी एक्वायर्ड आइडेंटिटी। इंसान जब समाज में काम करता है तो इंसान अपनी इनहेरिटेड आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी एक्वायर्ड आइडेंटिटी के बारे में सोचता है। आप अपने आप को जर्नलिस्ट सोचती हैं, मुसलमान नहीं सोचती हैं। हाँ, सही। मैं अपने आप को एक अदाकार सोचता हूँ, मुसलमान नहीं सोचता हूँ। बिल्कुल। है तो जब भी समाज रिग्रेस कर रहा होता है और कोई इक़्तिदार में आ गया और वो नहीं चाहता है कि हर कौम हर फिरके का आदमी पनपे, तो वो इनहेरिटेड आइडेंटिटी पे जोर देता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये दलित है, ये कश्मीरी है, ये नॉन कश्मीरी है। तो वो इस पे स्ट्रेस देगा, क्योंकि वो जब तक लोगों को उसमें उलझाए रखेगा वो इक़्तिदार बनाए रखेगा, अपना पावर बनाए रखेगा और दूसरे उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन जो समाज तरक्की करना चाहता है वो एक्वायर्ड आइडेंटिटी पे जोर देगा। तो वो कहेगा भाई एजुकेशन लाओ, जिससे कि लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, एकेडमिशियंस बने, हिस्टोरियन बने, क्योंकि एक्वायर्ड आइडेंटिटी जो है वो समाज को आगे ले जाएगा। तो जो स्टेट, जो पावर, जो डिस्पेंसेशन एक्वायर्ड आइडेंटिटी पे फोकस करेगा, वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, कल्चर में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है कि आप गोरे हैं, काले हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। उसको ये मतलब है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर हो जाए, है ना। लोग अगर आज इतने हैं तो कल इतने हो जाएं, लोग अगर आज डिपेंडेंट हैं तो कल खुद मुख्तार हो जाएं, वो उसके बारे में सोचेगा। तो अब क्योंकि हम ज्यादातर अपनी एक्वायर्ड आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, उस लेंस से अपने आप को देखते हैं, तो मैं भी जब बम्बई गया तो मैं कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, अदाकारी करता हूँ, और जैसे सब अदाकार हैं वैसे मैं भी हूँ। और अगर मेरा काम अच्छा होगा तो मुझे काम मिलेगा, काम नहीं अच्छा होगा तो काम नहीं मिलेगा। अब अगर तासुब आ रहा है कहीं पे कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, तो उसका मतलब उन लोगों का ताल्लुक फिल्म से नहीं है, पॉलिटिक्स से है, सही। पावर से है। सही। क्योंकि अगर आप एक कहानी दिखाना चाहते हैं, एक फिल्म बनाना चाहते हैं, एक नाटक बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? एग्जैक्टली। इंसानी कहानी है ना। बिल्कुल। तो मुझे उस डगर पे जाना ही नहीं है, मुझे कहानी सुनानी है, मुझे कहानी में अमल करना है, एक्ट करना है, उसमें अदाकारी करनी है, तो मैं उसके ऊपर फोकस रखता हूँ। मुझे इससे क्या मतलब है कि मैं कौन मुसलमान है क्या, कौन मुसलमान नहीं है। चाहे फिल्म मेकर कोई भी हो, अच्छा फिल्म मेकर मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ, खराब फिल्म मेकर है तो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा। अब उसका धर्म क्या है, जात क्या है, मुझे इससे क्या मतलब है। अब एग्जैक्टली सर, आपने लाइक कई सारी फिल्में की हैं, बट मैं चाहती हूँ कि एक फिल्म जो हम सब की फेवरेट है, पीपली लाइफ, उसमें भी आप थे, तो थोड़ा बहुत लाइक मैं चाहती हूँ आप शेयर करें अपना वो एक्सपीरियंस, कैसा था इतनी अच्छी फिल्म में काम करने का। लाइक थोड़ा बहुत मुझे बताइए कि तब मेंटली आपको कैसा फील हो रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट का आप हिस्सा हैं। नहीं, हमको बहुत काम करने में उस वक्त मजा आया था। आमिर खान साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था और मैंने उसमें अदाकारी भी की थी, कास्टिंग में भी मदद की थी, और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमने बिहाइंड द सीन्स, उसको हमने कहा था लाइफ फ्रॉम पीपली, तो कि फिल्म बनी कैसे। तो एक अच्छा तजर्बा था, और पहली बार एक फिल्मी दुनिया में आए तो हमको ये समझ में आया फिल्म बनती कैसे है, उसकी क्या क्या शोबे हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से फिल्म एक बनाई जाती है। और क्या है कि फिल्म जो है बन जाती है, कोई भी काम आप उसकी तकमील कर देते हैं, लेकिन वो फिर कितना मकबूल होगा वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो बनाते वक्त तो हर आदमी यही कोशिश करता है, यही सोचता है दिल में कि भाई जो हम चीज़ बना रहे हैं अच्छी बन जाए, लोगों को पसंद आए, लेकिन उसका फैसला तो आपके हाथ में होता नहीं है। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब फिल्म आई तो क्रिटिकली लोगों ने उसको पसंद किया, उसको अप्रेज किया, और आज लोग उसका नाम याद रखते हैं। ये कोई खुशकिस्मती की बात है। अब सर दास्तान गोई की अगर हम बात करें, आपका लाइक मेजर, आपका लाइफ का मेजर हिस्सा जो है दास्तान गोई में ही रहा है, तो दास्तान गोई और उर्दू एज अ मीडियम, कि आप दास्तान सुनाते हैं उर्दू में, इसका क्या कनेक्शन है? आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या रहेगा दास्तान गोई का? तो दास्तानें जो हैं वो वैसे तो फारसी में जब आई थी हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में आके बहुत सी दास्तानें जो हैं वो उर्दू में हो गई, और फिर हिंदुस्तान के दास्तान गोयों ने खुद बहुत सी दास्तानें गढ़ दी जो उर्दू में सुनाई जाती थी। अब उर्दू जो एक ज़बान थी वो धीरे धीरे जो है उसे क़ता कर दिया गया। अब इस मुल्क में इतनी उर्दू नहीं बोली जाती है, लेकिन क्या है कि उर्दू कोई एक आइसोलेशन में ज़बान नहीं है, वो एक ज़बान बनी है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, इन सब को लेके, तो उसमें इन सब ज़बानों की धनक है।
तो आप जैसे कि जावेद साहब कहते हैं कि जब तक आपको समझ में आ रही होती है आप कहते हैं हिंदी है, जहाँ नहीं समझ में आती आप कहते हैं उर्दू है, लेकिन असल में तो जबान एक ही है। जबान की है। तो जब तक जबान रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, जब तक समाज रहेगा, इंसान की कहानी सुनने की ज़रूरत भी रहेगी और दास्तानें भी मौजूद रहेंगी और कहानी चलती भी रहेगी। कोई कितना भी कर ले, किसी के करने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, सही है ना। तो वो शायर साहब का शेर है ना कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं, वाह। है ना। तो जो फूल खिलने वाला है तो खिलेगा। ये एक कोई एक खत्ता आ जाए, कोई एक कौम आ जाए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कोई एक मुहिम आ जाए कि हम इस हिसाब से बदल देंगे, तो ऐसे थोड़ी दुनिया बदल जाती है। आपको लगता है सर जैसे दास्तान गोई है कंटेम्प्रेरी वक्त में लोगों के पास टाइम उतना नहीं है, तो लगता है कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दास्तान गोई पे पड़ा है? लोगों के पास टाइम है, लोग टाइम बर्बाद करते हैं। ये एक भ्रम बनाया गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं। क्या करते हैं आप देख लीजिए, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, फोन में लगे हुए हैं लोग, तो क्या वो टाइम का सही इस्तेमाल हो रहा है? तो ये दलील तो मैं मानता ही नहीं कि टाइम नहीं है। जिसको काम करना है उसके पास टाइम, वो खुद घुसपैठिया बन के टाइम निकालेगा, और जिसको नहीं करना है उसके पास कभी भी वक्त नहीं रहेगा जिंदगी में। सही। तो ये तो दलील ही नहीं है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। लोगों के पास ऑलमोस्ट हमेशा वक्त है। जो करना चाहता है काम उसके पास वक्त है, और जो सुनना वाला है उसके पास भी वक्त होगा। तो अब जिसको तौफीक नहीं होगी तो उसका आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप घोड़े को पानी तक ले ही जा सकते हैं ना, पानी तो नहीं पिला सकते घोड़े को। तो जिसको तौफीक होगी वो करेगा, जिसको तौफीक होगी वो सुनेगा, जिसको तौफीक होगी वो सराहेगा, जिसको नहीं होगी उसके पास हमेशा वक्त नहीं रहेगा। और आपको यही सुनने में मिलेगा कि भाई टाइम नहीं है, तो उसका क्या किया जा सकता है? जिसके पास टाइम नहीं है तो वो हमें ही क्यों टाइम दे। अभी सर ये इंटरव्यू हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं, तो आपका क्या विजन है कश्मीर को लेके, क्या कमेंट रहेगा, कैसा लगा? भाई मैं यही कहूँगा कि जो मकामी आदमी होता है वो अपनी कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी ज़िंदगी जी सके, अमन से जिए और खुशहाल होके जिए, उसके जो हुकूक हैं उसको मिले, यही होना चाहिए। और सरकार जो है उसकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो यहाँ के लोकल आवाम हैं उनकी जो तकलीफ़ है, जो दुख दर्द हैं, उनको दूर किया जाए, उनकी तरक्की के बारे में सोचा जाए, और एक तरह से एक खुशहाल माहौल बनाया जाए जहाँ लोग जो है, जो मज़ालिम गुजरे हैं, जो दुख दर्द हैं, जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे कश्मीरी पंडित लोग हों, चाहे लद्दाख के लोग हों, लेकिन एक क्या है ना कि कोई भी चीज़ फलती कब है, पनपती कब है, जब उसमें एक अपनाइयत होती है। तो आप बाहें खोलिए, अपनाइए लोगों को, हमदर्दी के साथ काम कीजिए, जो आपका हक है काम करने का वो कीजिए, अच्छी स्कीम्स लाइए, अच्छी पॉलिसीज़ लाइए, लोगों को उसमें शामिल कीजिए, लोगों को हिस्सेदार बनाइए उसका, तो मुल्क तरक्की करेगा और कश्मीर भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।